So this class is for FIT, that is Fundamentals of Computers and Information Technology या Fundamentals of Computers. आप कोई भी नाम इसको दे सकते हो, राइट? इसमें हमारा जो यूनिट 4 है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स. दिस इज योर सिलेबस. सो यूनिट 4 के अंदर हमने इसके फर्स्ट पार्ट में किया था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है. So we discussed the various type of networks, different type of transmission medias, different devices, topologies, right? ये सब हमने डिस्कस किया था जब हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स को डिस्कस किया था. द नेक्स्ट थिंग यू हैव ओवर हियर इज इंटरनेट. सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ये टर्म्स. इंटरनेट में टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू इंटरनेट, प्रोटोकॉल, डोमेन नेम, internet connections, IP address, URL, World Wide Web, introduction to client server model, search engine, VoIP किस लिए होता है, repeater, bridge, hub, switch, router, gateway, firewall, Bluetooth technology ये क्या होते हैं, and a brief introduction to the advanced trends in IT applications, which is cloud computing, Internet of Things, data analytics, AI and machine learning. इसके notes आपके content section में भी डाल दिए जाएंगे as well as आपको WhatsApp पे share कर दिए जाएंगे, right? So चलिए स्टार्ट करते हैं विद द बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इंटरनेट. सो सबसे पहली चीज की इंटरनेट होता क्या है. इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, है ना. सो इंटरनेट क्या होता है, काफी सारे नेटवर्क्स का कलेक्शन जिसे हम इंटरनेट कहते हैं. सो इट इज द वाइडेस्ट नेटवर्क यू हैव. सो वाइडेस्ट नेटवर्क पॉसिबल इज कॉल्ड इंटरनेट. ठीक है. सो इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. इसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स इंक्लूडेड हो सकते हैं. स्टैंड अलोन कंप्यूटर्स मतलब सिंगल सिंगल कंप्यूटर्स जो हैं वो इंक्लूडेड हो सकते हैं. सो दैट ऑल बिकम्स योर इंटरनेट व्हेन ऑल दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर. ठीक है. हम इंटरनेट किसकी हेल्प से यूज करते हैं, www वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की हेल्प से आप वेबसाइट ओपन करते हो, उनको यूज करते हो. एंड हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन कहाँ से आता है, आईएसपी से. आईएसपी क्या होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स. ठीक है. सो आईएसपी की मतलब है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. जैसे कि आप कनेक्शन लगवाते हो एयरटेल से, आईएएक्सएन से, ठीक है, या आपने जियो फाइबर लगवाया है, या कोई भी और कंपनी जो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, वो आपका आईएसपी होता है, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है. पहले ये जो कनेक्शंस थे ये आपके कॉपर वायर से होते थे, आजकल सब आपका फाइबर ऑप्टिक से हो गया है. तो ये जो एयरटेल एक्सट्रीम है, जियो फाइबर है, सो आजकल जो भी आपको कहेगा कि हम डिजिटल नेटवर्क लगा रहे हैं आपका ब्रॉडबैंड में, सो उसका मतलब है कि वो फाइबर ऑप्टिक से कनेक्शन आपको दे रहे हैं, विच इज अ वेरी हाई स्पीड नेटवर्क. लेकिन पहले ये चीज कॉपर वायर से हुआ करती थी, बट अब इट्स ऑलमोस्ट चेंज टू फाइबर. ठीक है. सो ताकि हमारे पास बहुत हाई स्पीड ऑफ इंटरनेट जगह जगह पर कोने कोने में अवेलेबल है. इवन आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे लोग स्टेकेशन करते हैं. ठीक है. तो मतलब हिली एरियाज में जाके रह रहे हैं, वहीं से ऑफिस का काम कर रहे हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम चलता है, तो ऑनलाइन ही अपना काम भी कर रहे हैं, वहां पे रह भी रहे हैं. तो वो पॉसिबल क्यों है, क्योंकि ऐसे ऐसे रिमोट एरियाज हैं, चाहे वो हिली एरियाज हो चाहे प्लेन्स हो, जहाँ पर आपके शायद 4G वगैरह पहुंचते भी नहीं है, लेकिन वहां पे फिर भी वाईफाई सिग्नल्स आपके पहुंच रहे हैं with the help of these providers and the availability at every nook and corner of the country or even of the world, right? So that is internet आजकल हर किसी की लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है. कुछ भी नहीं पता, सर्च कर लो, नेट पे मिल जाएगा. खाना बनाना नहीं आता, रेसिपी मिल जाएगी. टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, वीडियो मिल जाएगी. ठीक है. सो वट एवर यू वॉन्ट टू थिंक ऑफ, यू वट एवर यू वॉन्ट टू सर्च फॉर, यू कैन गेट इट ऑन द इंटरनेट. सो इंटरनेट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पे चलता है, जिसके काम के पीछे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, एंड दोज प्रोग्राम्स आर कॉल्ड प्रोटोकॉल्स. ठीक है. सो प्रोटोकॉल क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर ट्रांसफर ऑफ डेटा ओवर अ नेटवर्क. ठीक है. फिर वो चाहे आपका कोई सा भी नेटवर्क हो. सो जब डेटा ट्रांसफर होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ चीजें हैं जो फॉलो करनी होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैव टू बी फॉलोड, दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल. अब सबसे बेसिक प्रोटोकॉल आपका जो है वो है HTTP. HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या करता है, ये जो है आपका, दिस इज यूज टू मूव योर HTML पेजेस अराउंड द इंटरनेट. ठीक है. ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड होता है. तो क्लाइंट सर्वर मॉडल तो वैसे आगे लिखा है, पर मैं आपको बता देती हूँ. सो क्लाइंट सर्वर मॉडल क्या होता है कि एक मशीन होती है जिसके पास सारी फाइल्स होती हैं.
उसे हम सर्वर कहते हैं। तो जहाँ पे सारा डेटा, सारे प्रोग्राम, सारा फाइल मतलब मेजर कंटेंट जहाँ पे पड़ा है वो आपका सर्वर है, ठीक है। और जहाँ पे से रिक्वेस्ट आएगी उस डेटा को एक्सेस करने के लिए उसे हम क्लाइंट कहते हैं। सो क्लाइंट सर्वर मॉडल वर्क्स ऑन टू थिंग्स, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। तो क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और सर्वर जो है वो बदले में रिस्पॉन्स भेजता है क्लाइंट को। ये डायग्राम आपको जरूर बनाना है जब भी आप क्लाइंट सर्वर मॉडल को एक्सप्लेन करोगे। सो क्लाइंट ऑलवेज सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर एंड सर्वर सेंड्स अ रिस्पॉन्स। इसी बेसिस पे आपका HTTP काम करता है। जब हम एक साइट का नाम लिखते हैं www.alcoders.co.in, तो ये आपने रिक्वेस्ट भेजी इसके पास, सर्वर के पास, ये इसका IP एड्रेस जनरेट करेगा विद द हेल्प ऑफ DNS, जिसे कहा जाता है डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सर्विसेज, ठीक है। तो इस डोमेन नेम के बदले में एक IP एड्रेस जनरेट होगा, फिर वो सर्वर से जाके साइट को उठाएगा और फिर एज अ रिस्पॉन्स वो साइट आपके क्लाइंट के पास आती है, ठीक है। दैट इज हाउ HTTP वर्क्स। और इसी में आजकल यूज होने लग गया है HTTPS। तो HTTP तो जो है वो है ही, और S जो है दैट स्टैंड्स फॉर सिक्योर। तो जिन साइट्स के पास सर्टिफिकेट होता है W3C से कि ये साइट सिक्योर है, इससे आपके सिस्टम में वायरस नहीं आ सकता, इसमें आपके साथ कोई स्कैम नहीं हो सकता, तो वो वाली जो साइट्स हैं उनके आगे HTTP ऐसा आता है, ठीक है। उसके लिए हमें एक स्पेशल सिक्योरिटी लाइसेंस होता है, वो खरीदना पड़ता है। सो देन ओनली वी गेट HTTPS, एंड ऑब्वियसली वो लाइसेंस आपकी साइट को चेक करने के बाद ही देते हैं। सो HTTP सिक्योर इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTPS। तो ये बेसिक प्रोटोकॉल है जो हमारे इंटरनेट को यूज करने में मदद करता है। और पूरा इंटरनेट जिस प्रोटोकॉल पे बेस्ड है उसका नाम है TCP/IP। सो TCP/IP की फुल फॉर्म क्या है? इट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट। सो TCP इज योर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो इन्हीं प्रोटोकॉल्स पे काम करता है। देन वी हैव प्रोटोकॉल्स लाइक, अगर आपको फाइल अपलोड या डाउनलोड करनी है तो वी हैव अ प्रोटोकॉल कॉल्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो दिस इज यूज्ड व्हेन आई एम अपलोडिंग अ फाइल, आई एम डाउनलोडिंग अ फाइल, जैसे आप नोट्स डाउनलोड करते हो या आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज करते हो, सो फॉर दैट यू हैव टू अपलोड अ फाइल। सो दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम मेल सेंड करते हैं तो यूज होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ईमेल सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है SMTP। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा प्रोटोकॉल किस काम के लिए यूज होता है। सो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड द डेटा। FTP हो गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP/IP हो गया, देन है VoIP। VoIP इज वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जितनी भी वीडियो कॉल्स होती हैं या वॉइस कॉल्स भी होती हैं जो इंटरनेट के ऊपर होती हैं, वो सब आपकी VoIP की हेल्प से होती हैं। तो हमारे पास वीडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का कोई नाम नहीं है, नाम जो है उसका वो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ही है, बट इट्स यूज फॉर ऑल ऑडियो एज वेल एज वीडियो कॉल्स जो भी आप ओवर द इंटरनेट करते हो, चाहे आप उसको व्हाट्सएप से करो, फेसबुक से करो, स्काइप से करो, फेस टाइम से करो, किसी से भी करो, ठीक है। सो ये हो गए आपके पास कुछ मेन मेन प्रोटोकॉल्स। एक प्रोटोकॉल का नाम होता है टेलनेट। टेलनेट यूज होता है रिमोट लॉगिन के लिए, कि हम जैसे अभी आप जूम भी यूज करते हो, जूम मीटिंग अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें एक रिमोट की ऑप्शन आती है, आपने कभी नोटिस किया होगा तो। सो वो रिमोट की ऑप्शन क्यों आती है? क्योंकि हम दूसरे कंप्यूटर को यहाँ से बैठ के कंट्रोल कर सकते हैं, इफ ऑब्वियसली द अदर कंप्यूटर परमिट्स यू। सो इफ यू गेट द परमिशन यू कैन यूज द अदर कंप्यूटर सिटिंग ओवर हियर, ठीक है। सो दैट इज रिमोट लॉगिन फैसिलिटी। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हम यहाँ से यूज कर सकते हैं टू एक्सेस डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज। फाइन। सो ये तो हो गए प्रोटोकॉल्स। नाउ आफ्टर प्रोटोकॉल्स यू शुड नो द वेरी बेसिक टर्म्स जो हम इंटरनेट यूज करते हुए यूज करते हैं, जैसे कि URL। URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? एक जैसी चीज, है ना। सो जो चीज एक जैसी होती है सबके लिए उसको यूनिफॉर्म कहते हैं। तभी हम स्कूल में जो पहन के जाते हैं उसे यूनिफॉर्म कहते हैं। जो लोग ऑफिस में या कंपनीज में अगर सबकी सेम ड्रेस होती है तो उसको यूनिफॉर्म कहते हैं, है ना। जब सेम ड्रेस नहीं होती तो उसको कोई यूनिफॉर्म नहीं कहता, बट इफ यू हैव टू वेयर द सेम थिंग देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। तो आपने कभी भी किसी भी साइट का नाम देखा होगा तो पूरा का पूरा ऐसा ही होता है ना, सिर्फ यहाँ पे चेंज होता है। और पहले तो सिर्फ .com ही होता था, वो तो आजकल हो गया है कि .com अलग है, .org अलग है, .edu अलग है। सो सबका एड्रेस इस तरह से दिखता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट्स व्हाई वी कॉल इट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और IP एड्रेस होता है जो कि न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ठीक है। हर किसी सिस्टम को नेटवर्क के साथ जो कनेक्टेड है आइडेंटिफाई करने के लिए एक IP एड्रेस यूज होता है जो कुछ इस तरह से दिख सकता है।
ठीक है, so it can look something like this. So IP address is a unique address assigned to every computer connected to internet. ठीक है, so ये आपका IP एड्रेस है। ये बेसिकली 4 बाइट्स का होता है, ठीक है, 4 बाइट्स का एड्रेस है आपका। सो मतलब 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, इट इज सेपरेटेड बाय डॉट्स। और ये जो नंबर्स आप यहाँ पे देख रहे हो ये डेसिमल फॉर्म में है, और इनकी वैल्यू जो है वो 0 to 255 हो सकती है। सो अगर आपके पास 255 से बड़ा नंबर इसमें आ गया मतलब वो इनवैलिड आईपी एड्रेस है। सो वी कैन हैव ओनली 0 to 255 इन ऑल दीज, तो वो ही हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पर। सो ये आईपी एड्रेस आपको याद रखना है। और 0 to 255 क्यों है? क्योंकि ये 1 बाइट का स्पेस है। 1 बाइट का मतलब हो गया 8 बिट्स, और 8 बिट्स का मतलब हो गया 2 रेज़ टू द पावर 8 कॉम्बिनेशंस। सो 2 रेज़ टू द पावर 8 होता है 256। दैट मीन्स आई कैन हैव कॉम्बिनेशंस 256 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, जो कि 0 से शुरू होता है, इसलिए वो 0 से 255 तक जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि 0 to 255 कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। ठीक है, सो दैट इज योर आईपी एड्रेस। ठीक है, यूआरएल हो गया, आईपी एड्रेस हो गया। अब यूआरएल से रिलेटेड ही एक टर्म है डोमेन। अब डोमेन में आपको पता होना चाहिए कि जैसे डोमेन है डॉट कॉम, डॉट कॉम क्यों होता है? दिस इज टू कैटेगराइज द साइट्स। डॉट कॉम इज कमर्शियल वेबसाइट्स। आजकल क्या हो गया, डॉट को डॉट इन मतलब कमर्शियल वेबसाइट ऑफ इंडिया, .co.uk कमर्शियल वेबसाइट ऑफ यूके, .co.au कमर्शियल ऑफ एयू। ऐसे ही मेरे पास .org है। .org मतलब ऑर्गेनाइजेशनल वेबसाइट, edu मतलब एजुकेशनल वेबसाइट, gov मतलब गवर्नमेंट वेबसाइट। ठीक है, सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट डोमेन नेम्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट्स व्हिच वी यूज। ठीक है, सो ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। इन टर्म्स के बाद अब आ जाती है टर्म्स रिलेटेड टू वेबसाइट। सो आपने ये वेब टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट में भी पढ़ा ही है कि हमारे पास वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस टू रिप्रेजेंट एन आइडिया और कंपनी। ठीक है, सो इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस यूज टू रिप्रेजेंट समथिंग। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाता है हमारे पास, वेब ब्राउजर क्या होता है। सो वेब ब्राउजर क्या होता है? इट इज द सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप वेबसाइट्स को ओपन करके देखते हो। सो इट्स एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स को ओपन करके देख सकते हैं। सो इट्स एन एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज टू ओपन वेबसाइट्स। एग्जाम्पल आपका क्रोम हो गया, ठीक है, आपका एज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज, हमारा ओपेरा हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ब्रेव हो गया, सफारी हो गया। ठीक है, ये सब क्या है आपके डिफरेंट डिफरेंट, we have different different web browsers available. ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन। सो वेब ब्राउजर क्या होता है? where you can open the websites, ठीक है, whereas search engine is a special website. So search engine is a special website that allows you to search for a content over the internet. ठीक है, so it allows to search content based on certain keywords। तो हम कुछ keywords एंटर करते हैं और उन keywords के बेसिस पे we search for a value and then वो आपको links दे देता है, फिर आप उस link पे क्लिक करके आगे further pages पे जा सकते हो। सो दैट इज सर्च इंजन। इसके एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सर्च इंजन तो यही है। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट का है ब्लिंग, याहू का भी यूज कर सकते हो आप। सो दीज ऑल आर दी सर्च इंजन्स वी हैव वेयर वी कैन सर्च फॉर द डेटा बेस्ड ऑन एनी कीवर्ड्स। ठीक है, आजकल सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज चल रही है डिजिटल मार्केटिंग में, विच इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो हम कहते हैं अगर आपने साइट बनाई है तो उसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी करा लो। उससे क्या होता है, it becomes it becomes easier for the users to find your websites. Now next we will study some of the devices जो हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके पास एक डिवाइस है रिपीटर। सो अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं तो हमारे जो सिग्नल्स हैं वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मूव करते हैं। ठीक है,
और कुछ दूर जाने के बाद उनकी फ्रीक्वेंसी कम होने लग जाती है. So signals tend to lose their frequency. So we need a device called repeater. It is used to regenerate the signals to its original frequency. So it is used to regenerate the signals to its original frequency. ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? Repeater. So it's used to regenerate the signals. Fine, that is said to be repeater. Fine. Then जो आपका shortest path find करता है, which is responsible to find the shortest path from a source to destination, is called router. So ये सब notes में इनकी definitions दी हुई हैं, you just have to go through the definitions. Then we have a device called modem. Modem stands for modulator, demodulator. मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर क्या होता है? अब हमारे पास कंप्यूटर में जो सिग्नल्स होते हैं वो डिजिटल होते हैं, ठीक है, और जो वायर्स में सिग्नल्स होते हैं वो एनालॉग होते हैं. फाइबर ऑप्टिक में डिजिटल ट्रांसमिशन हो सकता है, बट अदरवाइज सो ये डिजिटल सिग्नल्स हैं एंड दे नीड टू बी कन्वर्टेड टू एनालॉग अगर आपको उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में भेजना है. सो वो जो कन्वर्जन होती है डिजिटल टू एनालॉग उसे कहते हैं मॉड्यूलेशन. और जब वापस आते हुए आपके एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट होगा, that is called demodulation. So modem is the device which is responsible to perform modulation, demodulation. ठीक है, तो वो पहले मॉड्यूलेशन करता है, फिर जब रिसीव हो रहा होता है तो डीमॉड्यूलेशन करता है, दैट इज मॉडेम. उसके बाद जब आप एक नेटवर्क में डिवाइसेस के थ्रू अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हो, सो वी नीड अ सेंट्रल डिवाइस. सेंट्रल डिवाइस की जगह पर हमारे पास दो ऑप्शंस होती हैं. हम या तो यूज कर सकते हैं एक हब, या फिर यूज कर सकते हैं स्विच. स्विच का दूसरा नाम होता है इंटेलिजेंट हब या फिर स्मार्ट हब. सो बेसिकली हब राउटर स्विच हब सब दिखने में एक जैसे होते हैं. इनमें यहाँ पर ऐसे सॉकेट्स बने होते हैं जहाँ पर अलग अलग वायर्स जो है वो कनेक्ट हो सकते हैं. तो ये हब बेसिकली एक तो आपके नेटवर्क में सर्वर के साथ कनेक्ट होती है. हम लैन की बात कर रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क की. सो सर्वर कनेक्टेड है और बाकी जो भी कंप्यूटर्स हैं वो ऐसे कनेक्टेड होते हैं. अब हब के पास ना थिंकिंग लॉजिक नहीं होता, तो उसके पास जब भी कोई मैसेज आता है वो उसको सबके पास भेज देती है, मतलब ब्रॉडकास्ट कर देती है. So if I come to a room and I say, let's say Neha, do this. अब everybody is going to hear this message ना, जाएगा तो सबके पास, तो सबके पास गया. ठीक है, अब नेहा जिसका नाम था उसने उस मैसेज को रिसीव कर लिया, जिसका नहीं था नाम नेहा उसने उसको डिस्कार्ड कर दिया. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि मैसेज तो सबके पास गया लेकिन जिसका एड्रेस मैच करता है उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बाकियों ने डिस्कार्ड कर दिया. फाइन. लेकिन स्विच जो है वो इंटेलिजेंट हब है. मतलब अगर मेरे को नेहा को कोई मैसेज देना है तो मैं रादर देन सेइंग इट इन द होल रूम, मैं नेहा के पास जाऊंगी और नेहा को जाके वो बोलूंगी. तो स्विच भी दिखने में ऐसा ही है, ऐसे ही कनेक्शन होते हैं. लेकिन जब कोई डेटा आता है तो वो चेक करता है कि डेस्टिनेशन कौन सी है और उस डेस्टिनेशन पे ही अपने डेटा को सेंड करता है. ठीक है, सो दैट इज स्विच. सो इट सेंड्स इट टू द डेस्टिनेशन इटसेल्फ. उसे हम स्विच कहते हैं. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हब एंड स्विच. ठीक है, सो वो हब और स्विच हो गया आपके पास. देन वी हैव डिवाइस कॉल्ड ब्रिज. अगर मेरे पास दो लोकल एरिया नेटवर्क्स या दो मैन है, ठीक है, तो छोटे नेटवर्क्स जो हैं जो कि वायर्ड हैं और उनमें अगर कोई डिफरेंसेस होते हैं, मान लो आपको दो लैंड्स को आपस में कनेक्ट करना है, ये लैंड 1 है ये लैंड 2 है, एंड यू नीड टू कनेक्ट देम टुगेदर, तो वो कनेक्शन आप किसकी हेल्प से कर सकते हो? ब्रिज की हेल्प से. तो इन दोनों लोकल एरिया नेटवर्क्स में जो भी डिफरेंसेस होंगे वो ओवरकम करने का काम आपके ब्रिज का होगा. यही चीज अगर बड़े लेवल पे चली जाती है, वाइड एरिया नेटवर्क्स हैं एंड वहां पर आप कनेक्शन करना चाहते हो एंड यू वांट टू ओवरकम द डिफरेंसेस, तो हम गेटवेज यूज करते हैं. तो पर्पस सेम है, बस वाइड एरिया नेटवर्क्स में गेटवे होते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में हम उसे ब्रिज कह देते हैं. और वाइड एरिया नेटवर्क्स में एक बहुत जरूरी होता है टू इंस्टॉल फायरवॉल. वैसे तो लैन में भी करना चाहिए, बट वाइड एरिया नेटवर्क्स अगर आप नेटवर्क को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहे हो, सो यू मस्ट हैव अ फायरवॉल. फायरवॉल इज अ सॉफ्टवेयर. तो ये हार्डवेयर भी है, चिप भी है और थोड़ी सी प्रोग्राम्ड भी है. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट प्रोटेक्ट्स आवर कंप्यूटर फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस. सो किसी भी तरह के अनऑथराइज्ड एक्सेस से ये हमारे कंप्यूटर को सेव करता है, बचाता है. सो दैट इज अ फायरवॉल. ठीक है, सो वो फायरवॉल हो गया. सो ये टर्म्स सारी आपको पता होनी चाहिए जब भी हम नेटवर्क्स की बात करते हैं. इसके बाद बात आती है रीसेंट ट्रेंड्स इन
टेक्नोलॉजी। सो रीसेंट ट्रेंड्स की अगर हम बात करें तो इसमें है क्लाउड कंप्यूटिंग। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग अब क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग इज बेसिकली कि आपके पास जैसे गूगल ड्राइव हो गई, आई क्लाउड हो गया, कि हमारे पास ऑनलाइन बहुत सारा कंटेंट के साथ साथ बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो आप बिना उनको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किए यूज कर सकते हो। सो क्लाउड कंप्यूटिंग में हमारे पास अलग अलग तरह की सर्विसेज होती हैं, जैसे कि आप सर्विसेज ऑन क्लाउड ले रहे हो, या आप प्रोग्राम्स ऑन क्लाउड ले रहे हो, या सिर्फ स्पेस यूज कर रहे हो। सो जितना आप यूज करते हो अकॉर्डिंगली आपको पे करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कि गूगल ड्राइव है, उस पे मैं अपना स्पेस परचेज कर सकती हूँ एंड आई हैव टू पे मंथली फॉर हाउ मच स्पेस आई एम यूजिंग। सिमिलर वे आई क्लाउड पे भी मेमोरी हम खरीदते हैं तो हमें एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो बड़े बड़े क्लाउड्स है जैसे कि अमेजोन वेब सर्विसेज हो गया, तो उसमें आपके पास जो सॉफ्टवेयर आप उनके यूज कर रहे हो, जो स्पेस आप यूज कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको पैसे देने पड़ते हैं। दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। देन इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स स्मार्ट टीवीज वगैरह हैं आपके सारे। सो आपका स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, आपकी कार आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट हो जाती है, आपका आजकल एसी भी कनेक्ट हो जाता है ना, टीवी तो खैर होता ही है स्मार्ट। तो ये सारी चीजें जो कि आपकी इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। सो टू हैव द आइडिया ऑफ स्मार्ट सिटी कम्स अंडर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देन कम्स डेटा एनालिटिक्स। सो डेटा एनालिटिक्स में क्या होता है कि वी हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, जैसे बिग डेटा कहते हैं। सो बहुत सारा डेटा होता है, रोज ये पता नहीं कितने बिलियंस में डेटा जो है वो जनरेट हो रहा है ऑन योर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ऑन सो मेनी अदर वेबसाइट्स, एंड दैट डेटा नीड्स टू बी एनालाइज्ड, है ना। हमने देखा था कि जब कोविड था तो सीबीएसई करके हैशटैग करके लोग ट्रेंड कर देते हैं। कैसे पता चलता है कि ये हैशटैग ट्रेंडिंग है? सो जितनी बार जितने भी पोस्ट में उसमें काउंट होता है ना कि ये हैशटैग कितनी बार यूज हुआ है। सो दैट आल्सो कम्स अंडर डेटा एनालिसिस। वो डेटा एनालिसिस का पार्ट है कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है बट दैट नीड्स टू बी एनालाइज। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू एनालाइज द डेटा। सो सबसे पहले वो डेटा स्टोर होता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है टू गेट सम मीनिंगफुल आउटकम्स ऑफ दैट। ठीक है। देन इज एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इन दोनों के लिए पहले हमारे पास बहुत सारा अमाउंट ऑफ डेटा होना चाहिए, क्योंकि मशीन लर्निंग और एआई का मतलब क्या है कि डेटा को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। वी पुट डिफरेंट ways, we put data through different models and from that machine learns something। तो जैसे आपने अभी, मैं अगर अपना YouTube चैनल ओपन करूं और मेरे को किसी बच्चे का कमेंट आया है, आप यू वोंट बिलीव, मैं अगर रिप्लाई पे क्लिक करती हूँ तो पहले से ही 4 सजेशन आ जाते हैं कि भाई ऐसा कमेंट है तो इसके बदले में आप ये रिप्लाई देना चाह रहे होगे, अगर ये कमेंट है तो शायद आप ये रिप्लाई देना चाह रहे होगे। आप जीमेल खोलो, आप उसमें भी रिप्लाई पे क्लिक करोगे, अपने आप ऑप्शंस आ जाएंगी। ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो सजेस्ट कौन सी होगी, दैट आल्सो बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग एंड एआई। तो मशीन अपने एक्शन से, कि उसका जो मालिक है, जो उसका यूजर है, वो उसके ऊपर क्या एक्शंस परफॉर्म कर रहा है, उससे सीखती है कि हाउ इट शुड रिस्पॉन्ड इन वेरियस सिचुएशंस। तो अगली बार वो वैसे ही रिस्पॉन्ड करेगी। ठीक है, तो जो भी हमारा काम हो रहा है, और इसमें आपकी पाइथन एक लैंग्वेज है जो काफी हद तक यूज होती है। तो एसक्यूएल एंड पाइथन आर वेरी मच इन एआई एंड मशीन लर्निंग, क्योंकि डेटा पहले मैनेज करना है और फिर उस डेटा को एनालाइज करना है और फिर कोडिंग की हेल्प से हमें प्रिडिक्शंस करनी है, एनालिसिस के रिजल्ट्स निकालने हैं। दैट ऑल कम्स अंडर मशीन लर्निंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये आ जाती हैं एडवांस्ड ट्रेंड्स इन आईटी एप्लीकेशन में। अब इस पे क्वेश्चन क्या आ सकता है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। सो यू कैन गेट अ क्वेश्चन कि भाई इस पे शॉर्ट नोट लिखो। तो वो शॉर्ट नोट में क्या लिखना है, नोट्स में आपको दूंगी। सो जस्ट रीड दैट। कोई भी डाउट होगा सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट्स बिलो। ठीक है, और चैट में पूछ सकते हो। तो जो भी आपको डाउट हो वो आप मुझसे पूछिए कि मैम ये टर्म समझ में नहीं आई, आई विल गिव यू मोर एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट। सो इट्स अबाउट योर यूनिट 4 ऑफ एफआईटी।